इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटीरियर ऑफ अर्थ या पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डोर बंद कर देना प्लीज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है ये एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, एक परफेक्ट गोलाकार जो है बॉडी नहीं है। ये क्या है? ये जियोड शेप है पृथ्वी की हमारे, यानी हमारी जो अर्थ है उसकी शेप कैसी है? जियोड। अब जियोड का मतलब हो गया कि जो हमारी अर्थ है ये पोल्स पे थोड़ी फ्लैट है और इक्वेटर पे थोड़ा सा उभरी हुई है। देखा जाए तो जैसे एक आलू होता है, थोड़ा इस टाइप की है ये, ठीक है। अब बेसिकली ये ऐसी शेप क्यों है इसकी? क्योंकि ये अपने एक्सिस पे घूम रही है, अपने एक्सिस पे ये इसका घूर्णन हो रहा है, ठीक है ना। इट इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब रोटेशन होगी, जैसे मान लो एक कोई वाटर का कोई गुब्बारा है मान लो, ठीक है ना, कोई वाटर बैलून है, अगर आप उसमें पानी भर के उसे घुमाओगे तब भी आप देखोगे कि वो ऊपर की सतह से ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा और यहाँ से थोड़ा सा ये उभर जाएगा। तो क्योंकि इसका रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन की वजह से ऐसा हम देखने को मिलता है कि पोलर रीजन्स पे थोड़ा सा फ्लैट हो गया ये, और यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ हो गया। ऐसे शेप को हम जियोड बोल देते हैं, इसलिए जो पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड शेप हो गई हमारी, ठीक है। अब अर्थ के बाहरी सरफेस पे तो हमें माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेटू, ये सब स्ट्रक्चर्स आराम से देखने को मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोगों का क्यूरियोसिटी होती है कि हमें पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, या आंतरिक संरचना कैसी है, या अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसको लेकर के लोगों को में बहुत ज़्यादा जो है एक क्यूरियोसिटी रहती है, एक कौतूहल रहता है। अब सीधी सी बात होती है कि हमें क्यों इस चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता है, इसकी उपयोगिता क्या है इस चैप्टर की, क्यों हमें पढ़ना चाहिए ये बताए। अगर हमने अर्थ के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, अर्थ की अंदर की लेयरिंग कैसी है, लेयर है भी कि नहीं है कोई, ये सब अगर हमें जानने के हमें इतना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है, तो इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा? क्यों हमें अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए? हम्म बताओ। हम्म ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शंस अंदर से ही होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में पता चलेगा, वेरी गुड। और मिनरल्स के बारे में, वेरी गुड। तो हमारी अर्थ के अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स के ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं, कहाँ पे कम मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं ऐसा, हाँ। रॉक्स कैसे हैं हमारी अर्थ के अंदर, ठीक है। उसका अंदर का मतलब जो प्रोसेसेस होते हैं, जो एनर्जी जनरेट होती है अर्थ के अंदर से, वो कैसे जनरेट होती है, क्यों जनरेट होती है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना भी जरूरी बन जाता है। अब हमारी अर्थ की जो इंटरनल स्टडी होती है ये बेसिकली दो तरह के एविडेंस पर बेस्ड होती है। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष साक्ष्य और अप्रत्यक्ष साक्ष्य, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस यानी ऐसे एविडेंसेस हैं ये, जब हम इनको देखते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं, तो इसके बेसिस पे हम आइडिया लगा पाते हैं कि अर्थ के अंदर कैसा स्ट्रक्चर होगा, अर्थ के अंदर किस प्रकार के मिनरल्स होंगे, किस प्रकार के रॉक्स वगैरह होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जब कोई वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो भारी मात्रा में जो है लावा या मैग्मा बाहर आता है। अब लावा और मैग्मा दोनों में अंतर यही होता है कि ये जो लिक्विड मटेरियल है, जब ये अर्थ के अंदर है तब इसको मैग्मा बोलेंगे, और जब ये इरप्शन होकर उत्सर्जन होकर बाहर आ गया है तो इसको हम लावा बोलेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारा जो रॉक्स हैं वो
मेल्टेड फॉर्म में, पिघली हुई अवस्था में बाहर आते हैं। और यही लावा जब सूख जाता है तो ये दोबारा रॉक्स में यानी चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है। तो इस समय एक बात समझ में आती है कि पृथ्वी के अंदर कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिससे वो इतनी ज़्यादा हीटेड अंदर से, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि अर्थ के जो रॉक्स हैं, इतने बड़े बड़े कठोर जो रॉक्स हैं, इतने हार्ड रॉक्स हैं, ये भी पिघल जाते हैं। बस मेरी की नहीं आ रही चीज़ ही। फिर एक था दूसरा एविडेंस, ये हो सकता है यहाँ पे प्रत्यक्ष में, जिसको हम बोलेंगे डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स। डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स यानी ड्रिल मशीन के माध्यम से बहुत गहराई तक जो है ड्रिलिंग की गई है। बेसिकली विचार ये था कि जो हमारी पृथ्वी है ये गोलाकार शेप में, तो क्यों ना यहाँ से खुदाई करना स्टार्ट करेंगे और करते करते आर पार निकल जाते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो हमें अर्थ के अंदर के जो भी स्ट्रक्चर हैं, जो भी इसकी संरचना है, कैसे अंदर मिनरल्स हैं, कैसे खनिज हैं, ये सब पता चल जाएगा आराम से। बट फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, ये बेचारे नादान थे, इन्होंने सोचा ऐसा कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा गहराई तक जा नहीं पाए। सबसे गहरी जो इन्होंने खुदाई करी थी, एक जगह है अकोला पेनिनसुला, यूरेशिया के नॉर्दर्न साइड पड़ेगा ये अकोला पेनिनसुला। तो यहाँ पर इन्होंने जो है कुछ हद तक जो है खुदाई कर पाए थे ये। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि लगभग हर 100 मीटर की गहराई पे जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। हर 100 मीटर की गहराई पे कितना टेम्परेचर बढ़ जा रहा था? 3 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर ये 1000 मीटर गए, यानी 1 किलोमीटर की गहराई पे गए, तो टेम्परेचर कितना बढ़ गया? 30 डिग्री सेल्सियस। अगर 1 किलोमीटर की गहराई तक गए, है ना। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं चीज? इस हिसाब से हमारी अर्थ का जो रेडियस है ये है 6371 किलोमीटर। 30 डिग्री सेल्सियस को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा ये। यानी ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, आप इतनी गहराई तक छोड़ो, आप शुरू की 100 किलोमीटर की भी गहराई तक अगर चले गए तो 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर अपने आप में इतना हैवी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि किसी भी प्रकार का, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इसमें जो है वो सॉलिड स्टेट पे रह नहीं पाएगा इतना हाई टेम्परेचर पे, वो मेल्ट हो जाएगा। तो इससे बात समझ में आई कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ हो गई। ये क्या है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि हम इतनी गहराई तक जा रहे हैं। लेकिन फिर बात समझ में आया कि अर्थ के अंदर बहुत गहराई में जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा। जल के मेल्ट होगा। अगर मेल्ट भी होगा तो पहले जलेगा ही ना, या ऐसे बस खड़े खड़े वो जो है एकदम मेल्ट हो गया। ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक था, वैसे ट्रिकी क्वेश्चन था कि अगर इंसान अंदर जाएगा तो वो जलेगा या मेल्ट होगा। अरे जलेगा तभी तो मेल्ट होगा, या कुछ और बोला ऐसा होगा कि जला नहीं, कुछ नहीं हुआ, स्किन सब कुछ इंटैक्ट और खड़े खड़े ऐसे पिघल गया वो। आपका जो पॉइंट है वो मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ देखो, आज की डेट में क्या होता है कि हम लोग जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें हों हमारे पास जिससे हम इतनी गहराई में भी जाके ना जलें। जैसे सिलिकेट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, वो जलता नहीं इतना हाई टेम्परेचर में भी। अब मान लो आपने उसी से सूट बना दिया, कोई वो पहन के कोई व्यक्ति चला गया। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर वाकई बड़ा क्यूरियसिटी जगाता है, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिज्ञासा जगाता है लोगों के अंदर।
तो आज जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो इसके बाद एक मूवी है द कोर करके। वो मूवी कब आई थी? सन 2001 या 2002 में करीब आई होगी। तो में से कई तो उस टाइम तक पैदा भी नहीं हुए होंगे, है ना। लेकिन वो मूवी जो है यही दिखाती है कि हमारी जो अर्थ का जो कोर है अंदर, ठीक है ना, हमारी अर्थ का जो अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कौन कौन से लेयर है और वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो रुक जाते हैं जिसकी वजह से बहुत कैजुअलिटीज होने लग जाती है। अभी थोड़ा सा बताऊंगा उस मूवी के बारे में आगे चल के। तो हुआ क्या बेसिकली कि लोग साइंटिस्ट ने जो है डिसाइड किया कि वो अर्थ के अंदर तक जाएंगे, अर्थ के सेंटर तक, और फिर वो मशीन होती है जो ड्रिल करते करते जाती है, सब चीज़ें। तो बहुत अच्छी मूवी है और हिंदी में ही अवेलेबल है। हॉलीवुड की मूवी है लेकिन बहुत अच्छी है। तो हिंदी डब्ड भी मिल जाएगी उसकी आराम से, तो देख सकते हो उसको, ठीक है। एनीवेज, अब ये थे डायरेक्ट एविडेंस। अब डायरेक्ट एविडेंस जब हमने देखे तो इससे हमें समझ में आया कि यार जो हमारी जो क्षमता है वो सीमित है। यानी डायरेक्ट एविडेंसेस के बेस पे हम एक कयास लगा पा रहे हैं कि अच्छा अर्थ के अंदर ऐसा होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, उतना ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है। अब हमें चाहिए था प्रॉपरली कि भाई हम पता कर पाएँ कि एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है अर्थ के अंदर का। लेट अस एग्जामिन कि जैसा मान लो कोई व्यक्ति है, वो कहे जी मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। डॉक्टर के पास गया, उसने कहा चेस्ट में बड़ा दर्द हो रहा है, या यहाँ पे स्टमक में कहीं पर दर्द बता रहा है ऐसे। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि भाई एक्सरे कराओ इसका, अल्ट्रासाउंड कराओ, और तब पता चल जाएगा कि क्या दिक्कत है, और उसमें उसकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा देख के। यही होता है। अब मान लो तुम गए डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर के तुमने कहा जी बड़ा पेट में दर्द होता है, और डॉक्टर कहा अच्छा लगता है कैंसर हो गया है, लगता है पथरी है, लगता है ऐसे गैस वैस का दर्द है, ऐसे 4-5 उसने लगता कर दिया। तो तुम कहोगे डॉक्टर साहब तुमने तो पहले ही मार दिया मुझे। और जो एक जेन्युइन डॉक्टर होगा वो पहले टेस्ट लिखेगा, जेन्युइन टेस्ट, ये नहीं 50 तरह के टेस्ट लिख दिए, पेट में दर्द है CT स्कैन लिख दिया सिर का, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। कुल मिला के अगर हमें अर्थ का भी, पृथ्वी का भी अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पता करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक ऐसा सिस्टम हमारे पास कुछ हो, एक ऐसी टाइप ऑफ एक्सरे मशीन हो जिससे हम सीधा सीधा अर्थ का एक्सरे ले लें और हमें पता चल जाए कि अंदर कैसे लेयर्स है। लेकिन दोबारा फिर वही बात, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ये। अगर इतनी हाई इंटेंसिटी की एक्सरे अगर होंगी तो ये हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम मारे जाएंगे उसमें। ये बात समझ आ रही कि नहीं? सब कुछ चीज़ है। तो हमारी जो डायरेक्ट एविडेंसेस थी इनकी एक लिमिटेशन थी कि बहुत ज़्यादा अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। फिर कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस हो गए, जैसे मीटियोर स्टडी। उल्का पिंडों का अध्ययन। अब ये ध्यान रखना कि कहीं किसी किताब में इसको डायरेक्ट भी लिखा हुआ है मीटियोर स्टडी को, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट मानेंगे हम इसको। डायरेक्ट हो गया जो हमने अर्थ से सैंपल लिया, अर्थ के अंदर से स्टडी करी। और इनडायरेक्ट कौन सा हो गया कि किसी एक चीज़ को देख के हम अंदाजा लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो मीटियोर जो है पृथ्वी से तो नहीं निकला। अब उल्का पिंड जो है पृथ्वी पे गिरते हैं, और पृथ्वी भी ऐसे कई सारे उल्का पिंडों से मिलके ही बनी है। ये सारे एक जगह इकट्ठे हुए पड़े थे, ये कल बताया था मैंने आपको। और फिर जो है इनके केंद्र में जो है ऊष्मा उत्पन्न हुई, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि मीटियोर्स को स्टडी करते हैं, जब उल्का पिंड्स को स्टडी करते हैं तो उससे पता चलता है कि इनकी बनावट कैसी है, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है। तो एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा अर्थ के अंदर भी कुछ ऐसे स्टडी वो होगा। फिर वही बात होगा, हमें चाहिए एकदम क्लियर स्पष्ट इंफॉर्मेशन, ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है। तो हुआ क्या कि हमें, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसी एक एक्सरे मशीन की जरूरत पड़ रही थी जो इस पृथ्वी के पूरी गहराई तक पहुंच के हमें जानकारी दे सके कि इसका अंदरूनी स्ट्रक्चर है कैसा। लेकिन ये एक्सरे मशीन, जैसा हम मेडिकल साइंस में जो एक्सरे यूज करते हैं वो वाली नहीं है एक्सरे थी। यहां पे इस एक्सरे का काम करा सेस्मिक वेव्स ने, भूकंपीय तरंगों ने।
सेस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगों ने कार्य करा। अब भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं, कैसी होती है, इनको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि भूकंप क्या होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, ये दरअसल दिखा रही है कि जो हमारी पृथ्वी की जो बाहरी सतह है, जो हमारी क्रस्ट है, आउटर लेयर, ये कई सारे छोटे बड़े भागों में टूटी हुई है। और इन छोटे बड़े भागों को हम बोलते हैं प्लेट्स। जैसे यहाँ दिख रहा है अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इधर इंडियन प्लेट दिखाई दे रही है। तो ये सब क्या है, ये प्लेट्स हैं ये। और ये अर्थ के अंदर कुछ ऐसी फोर्स जनरेट होती है जिससे प्लेट्स मूव करती हैं। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो ऐसे में क्या होता है, भूकंप आता है। तो जब भी कोई भूकंप आता है, ठीक है ना, आप देखेंगे जैसे हमारे इस पृथ्वी पर ये कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हाल ही में बहुत ही हाई इंटेंसिटी के अर्थक्वेक आए हैं। अर्थक्वेक अगर 6 रिक्टर स्केल से ऊपर का आ रहा है तो ये समझ लो कि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक हो जाता है ये, ठीक है। अर्थक्वेक कितनी तीव्रता के साथ आया, कितनी उसमें शक्ति थी, ये सब हम मापते हैं रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर। तो आप देखोगे कि जैसे इराक, ईरान, ये हिल गया, ठीक है। जैसे यहाँ इटली में आया 6 रिक्टर मैग्नीट्यूड का, उधर आया 6.8 का, ठीक है। और अगर इंडिया का एग्जांपल देखोगे या इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट को देखोगे तो ये रीजन्स में, जैसे यहाँ ऊपर देखो अफगानिस्तान में इधर, ठीक है, इस साइड में, इन सब एरियाज में बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाले अर्थक्वेक्स ही आए हैं ये, ठीक है। अब जब भी अर्थक्वेक आता क्यों है, तो अर्थक्वेक आता है कि जब पृथ्वी की जो ये सतह होती है, ये आपस में एक दूसरे से किसी भी तरह का मूवमेंट हो रहा है। ये जो प्लेट्स मैंने आपको दिखाई दी पहले अभी, इन प्लेट्स में मूवमेंट होता है। इन प्लेट्स में जो मूवमेंट होता है तो या तो प्लेट टकराएगी, या प्लेट दूर जाएगी, या प्लेट एक दूसरे से ऐसे स्लाइड करेगी, ठीक है ना। सबसे शक्तिशाली जो अर्थक्वेक आते हैं, सबसे पावरफुल जो अर्थक्वेक आते हैं, वो आते हैं जब प्लेट्स इस तरह से एक दूसरे से घिसती हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे भी यही देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है। तो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के अंदर बेसिकली जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम उसका फोकस या हाइपोसेंटर बोलेंगे। और इसी के एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पर जो सबसे पहले जो तरंगे आती हैं जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। उसको क्या बोलेंगे हम, एपिसेंटर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही चीज़ है, फोकस और एपिसेंटर। फोकस हो जाएगा अंदर और इसके जस्ट 90 डिग्री के कोण पे ऊपर एपिसेंटर हो जाएगा यहाँ पर। इतनी बात क्लियर है। अब जब भी ये तरंगे जनरेट होती हैं, जब ये तरंगे जनरेट होती हैं तो इस तरह की जो है वेव्स आती हैं यहाँ पे। जब भी भूकंप आता है बेसिकली तो ये इस तरह की वेव्स जनरेट होती हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये है पहली वेव, इसको बोलते हैं हम पी वेव या प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग इसको बोलेंगे हम, ठीक है ना। पी वेव या प्राथमिक तरंग। अब पी वेव या प्राथमिक तरंग में क्या हो रहा है बेसिकली कि जो वेव्स है, जो तरंगे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे हो रही हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको खींच के हम आगे पीछे कर रहे हैं ऐसे, बस मेरे की नहीं चीज़ सबको। तो ये पी वेव्स हैं जो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में आगे पीछे मूव कर रही हैं। इसी तरीके से अब दूसरी वेव को अगर देखोगे, ये नीले वाली जो है, ब्लू वाली दिख रहा है ना सबको चीज़ें, ये है सेकेंडरी वेव। ये कौन सी है, ये सेकेंडरी वेव्स है। अब सेकेंडरी वेव्स जो है जैसे पानी की लहरें होती हैं, उस पानी की लहरों की तरह चलती हैं आगे एकदम, ठीक है। और इसके बाद ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रही हैं ये दो वेव्स, ये है लव वेव और रेलिग वेव, ठीक है ना। ये भी पानी की लहरों की तरह चलती हैं। लेकिन जो ये दो वेव्स दिखाई दे रही हैं तुम्हें, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये वाली, इन दोनों तरंगों को हम बॉडी वेव्स या बॉडी तरंग भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, बॉडी वेव्स या बॉडी तरंग भी कहते हैं। अब बॉडी वेव्स या बॉडी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है बेसिकली, जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है तो ये हमारी इस पृथ्वी के अंदर की सतह पर जाती है, यानी पृथ्वी के अंदर मूव करती हैं ये, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इन वाले की, रेलिग वेव्स की और लव वेव्स की बात करेंगे, इनको कलेक्टिवली हम सरफेस वेव्स या सतही तरंग भी कहते हैं।
इनकी खासियत ये होती है कि ये जो है पृथ्वी के अंदर ना जाके ये पृथ्वी की बाहरी सतह पे चलती है। बात समझ रही कि नहीं ये चीज ये? तो ये जो तरंग है लव वेव और रेलिक वेव, इनको दोनों को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं क्या? सरफेस वेव, सतही तरंग। और ये जो सतही तरंग होती है ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी, क्योंकि ये पृथ्वी की बाहरी सतह पे चल रही है। ये मान लो कि अगर ये पानी का गिलास ऐसे हमने किसी चादर पे रखा हुआ है और चादर को हमने ऐसा खींचा, उसको लहर बना के एकदम खींचा, तो गिलास गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा, है ना? तो बेसिकली बिल्कुल इसी प्रकार से, क्योंकि ये पृथ्वी की बाहरी सतह पे चल रही हैं, तो ऐसे में इसके ऊपर जो भी बिल्डिंग होंगी, जो भी कॉलोनी बनी होंगी, जो भी शहर होंगे, उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे? टूट जाएंगे, अगर उन्होंने प्रॉपर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग यूज नहीं करी होगी। बात समझ रही कि नहीं ये चीज? इसलिए क्या होता है कि जब निर्माण होता है, कोई बिल्डिंग निर्माण होता है, कुछ भी होता है, उसमें जो सरिया वगैरह भी यूज किया जाता है, तो सरिया अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का कैसा पता करोगे? अगर सरिया आप लगा रहे हो घर में अपने, ठीक है ना, तो वो अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है, ये कैसे पता करोगे? बताओ, कोई आइडिया इसका? वो सरिया अच्छी क्वालिटी का है या खराब क्वालिटी का है ये पता चलेगा जब बेसिकली आप उसको मोड़ के देखोगे। एक सरिया ऐसा होगा कि आप उसे मोड़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ही हार्ड होगा, बहुत ही सख्त होगा, और एक सरिया ऐसा होगा जिसको मोड़ोगे तो आराम से मुड़ जाएगा। तो कौन सा अच्छी क्वालिटी का, सख्त वाला या जो आराम से मुड़ गया? हाँ, जो आराम से मुड़ गया, क्योंकि उसमें लचीलापन, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। भूकंप आएगा, ठीक है ना, भूकंप आता है जब, तो बेसिकली इसको हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, हिल रही हैं पूरी की पूरी, वो राइट, ये बिल्डिंग्स हैं पूरी की पूरी इस तरह से हिल रही हैं। अब यहीं पर क्या होगा कि जो डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला देंगे ये, कि जैसे ये स्ट्रक्चर है तो टूट जाएगा इधर वाला, लेकिन जो ये वाला स्ट्रक्चर है, नीचे का बेस ज़्यादा हैवी है, ऊपर हल्का कर दिया उन्होंने। आप देखो अधिकतर बिल्डिंग ऐसी दिखेंगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार से जो है कुछ बिल्डिंग्स में जो है इस तरह के बीम्स बना के रखते हैं, उधर वाला टूट गया आराम से, लेकिन इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कुछ बिल्डिंग मटेरियल का भी फ़र्क होता है, जैसे आज की डेट में ईंटों को कम यूज़ कर रहे हैं और माइवन शटरिंग करके टेक्नोलॉजी होती है, उसको यूज़ करते हैं। और साथ के साथ कई जगह क्या होगा कि जो है कुछ इस तरह के शॉक एब्जॉर्बर्स, यानी जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनको बैलेंस करने के लिए ऊपर कुछ हैवी सा वेट डाल देंगे, कुछ यहाँ पे कुछ स्प्रिंग टाइप की चीज़ें होंगी, जिससे ये स्ट्रक्चर्स मैनेज हो जाते हैं, मतलब सब बच जाते हैं स्ट्रक्चर्स से। जैसे जापान का एग्जांपल ले लो, जापान एक ऐसा एक प्लेस है जहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन वो जो है उन्होंने उसके हिसाब से अपने आप को पूरी तरह से अडेप्ट कर रखा है। तो बिल्डिंग्स इस तरह से बनी हुई है कि भूकंप आता भी है तो कोई खास नुकसान उनको नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि स्ट्रक्चर ये यूज़ किए हुए इन्होंने। तो बेसिकली भूकंप जो जनरेट होते हैं, इनको हम जो मेजरमेंट करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, ये डिवाइस होता है ये, ठीक है ना, ये जो है पूरा पूरा एक सेस्मोग्राफ होता है, ये जैसे ईसीजी होता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भूकंप आ रहा है तो ये जो भी ये पेन है इसके थ्रू ये ग्राफ पे ये इसकी तरंगे नोट होती रहती हैं, ठीक है। तो ये सेस्मोग्राफ है जिस पे इस तरीके से जो है भूकंपों को जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी शक्ति है, उसको नोट किया जाता है। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं ये चीज़ें? वेल, अब क्योंकि हम इस चैप्टर को यूज़ कर रहे थे किस चीज़ के लिए, कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक बनावट कैसी है ये देखने के लिए, ठीक है ना, क्या? हाँ, ये जैसे अलग अलग तरंगे हैं ना, ये अलग अलग तरंगों को नोट करने के लिए है वो। हाँ, तभी तो डिफ्रेंशिएट कर पाए ना हम इस चीज़ को। सतह पे जो भी चलेंगी वो लव वेव या रेलिक वेव होंगी, सतह पे जो होंगी वो लव वेव रेलिक वेव चलेंगी, इनको भी नोट कर। क्या? नहीं, वो डिपेंड करता है, वो हम दूसरी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसकी भी तो ग्राफ पे नोट होगा, तभी तो हमें पता चला कि कैसे चलती है वेव्स ये। जब तक हमने उसको नोट नहीं किया होगा हमें कैसे पता चलेगा कि जो है इसका पैटर्न कैसा है चलने का, ठीक है। खैर, अब ये जो वेव्स है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग, इनको कलेक्टिवली हमने क्या बोला? बॉडी तरंग बोला था, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर मूव करती है। अब क्योंकि हमें जानना है पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, आंतरिक संरचना कैसी है, पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इसलिए ये दो वेव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं एज कंपेयर टू
ये सरफेस वेव्स, ठीक है ना, एज कंपेयर टू सरफेस वेव्स। अब जो है बेसिकली तो हमने देखा कि ये हमारी पृथ्वी है, जिस बिंदु पे भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, उसको बोलेंगे फोकस, और इसके परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री कोण पे सतह पे जो पॉइंट होगा जहां पे ये एनर्जी निकलेगी बाहर, उसको बोलेंगे एपिसेंटर। यहां तक सबको क्लियर होगा चीज ये? सबसे ज्यादा जो तबाही होगी वो एपिसेंटर पे ही होती है, ठीक है ना। अब जब भूकंप जनरेट होगा तो तीन तरह की तरंगे भी निकलेंगी। एक होगी सरफेस वेव, जिसको लव वेव या रेलिग वेव भी कहा जाता है, ठीक है। देन एक वेव होगी जो अर्थ के अंदर अंदर चले जा रही है, तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी पी वेव या प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग है ये हमारी। और दूसरी वेव है जिसको हम बोलेंगे एस वेव या सेकेंडरी वेव। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? सब कुछ ईजी है। एस वेव या सेकेंडरी वेव बोलेंगे इसको, राइट। अब ये दोनों वेव्स को कलेक्टिवली हमने बोल दिया बॉडी वेव, और इसको बोल दिया हमने, लिखा है मैंने कहीं? नहीं लिखा, यहां लिख देता हूं। इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं सरफेस वेव। ये जो नाम इनके हैं लव वेव, रेलिग वेव, तो ये बेसिकली लोगों के नाम हैं ये, ठीक है ना, ये लोगों के नाम है। मैं इसलिए क्लियर कर देता हूँ इस चीज को क्योंकि मैंने एक बार बोला कि ये लव वेव्स है, लव तरंग है, और ये बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी यही होती है। तो मेरी क्लास में ऐसी बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये 7-8 साल तो हो ही गए होंगे इस बात को। तो सबसे आगे के लड़का बैठा था, कहता है लव तरंग है तो विनाशकारी तो होगी ना। मैं कह रहे देवदास, यूपीएससी के देवदास, ये लव जो है वो वाला लव नहीं है, ये व्यक्ति का नाम है, AEH लव, ऐसा कुछ नाम था इस व्यक्ति का, ठीक है ना। तो लव तरंग जो है बेसिकली लव वेव, ये व्यक्ति के नाम के आधार पर है, रेलिग वेव भी व्यक्ति के नाम के आधार पर है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये बाहरी सतह पर मूव कर रही होती हैं। वेल, अब एक बात सोचो आप, बना लिया था ये? नहीं बनाया था, ये तो अंडू भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, दिमाग में तो होगा ना। हाँ, अब एक बात सोचो कि अगर दो स्थिति हम लेके चलते हैं, दो कंडीशंस लेके चलते हैं। एक कंडीशन, और ये हो गई हमारी दूसरी कंडीशन। एक कंडीशन हो गई कि जब हमारी पृथ्वी अंदर से लेके इसके केंद्र तक एक समान पदार्थ से बनी हुई है, एक ही समान का माध्यम है, यानी एक सिंगल यूनिफॉर्म मीडियम है, यूनिफॉर्म मटेरियल है, ठीक है। और दूसरा केस होगा कि जब हमारी इस पृथ्वी के अंदर कई सारे अलग अलग परतें होंगी और अलग अलग टाइप का मटेरियल, अलग अलग टाइप के मीडियम्स होंगे, माध्यम होंगे, यानी सॉलिड मीडियम भी कुछ होगा अंदर, कुछ लिक्विड मीडियम भी हो सकता है, कुछ गैसियस मीडियम भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं है सब कुछ चीज़ें, ठीक है। अब आपने साइंस वगैरह में ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब भी कोई लाइट या कोई तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने एक्चुअल रास्ते से क्या होती है, भटक जाती है, तिरछी हो जाती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर दिख रही है लाइट, ये
कुछ रेडिएशन से दिख रही है इसकी कि नहीं दिख रही है ये? तो अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम इस चीज़ को कि एक ये पॉइंट तुम्हें दिखाई दे रहा सबको, ये सबको दिख रहा होगा ये, है ना? ये लाइट सीधा जा रही है इस वक्त ये, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो लाइट कहीं और हो गई, है ना? लाइट डाइवर्ट हो गई, कहीं और चली गई है। हो रहा है कि नहीं हो रहा चीज़ ये? तो बिल्कुल इसी तरीके से कोई तरंग है, अगर जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने एक्चुअल रास्ते से वो क्या होगी, भटक जाएगी, है ना? तो यदि हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ पूरी की पूरी एक यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है, यूनिफॉर्म मीडियम से बनी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो वेव्स होंगी वो सीधी सीधी जाएंगी, स्ट्रेट लाइन में जाएंगी। यस और नो? और अगर हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा हेट्रोजेनिटी है, यानी बहुत ज़्यादा असम्मति है, बहुत ज़्यादा मीडियम्स के बदलाव हो रहे हैं उसके अंदर, तो ऐसी अवस्था में ये जो तरंगें अंदर जाएंगी ये सीधा ना जाके किसी कर्व पैटर्न, कुछ घुमावदार भटकाव रास्तों से होती हुई जाएगी ऐसे। इतनी बात समझ में है कि नहीं चीज सबको? तो हुआ क्या कि सेस्मिक स्टडीज जब हमने करी पृथ्वी के आंतरिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो इस कंडीशन में हमने क्या करा, ये सब ड्रॉ करते रहो साथ के साथ, ठीक है ना? साथ के साथ ड्रॉ करते रहो, क्योंकि मैं इसी स्लाइड पे ही इसको लिख रहा हूँ, तो वो हमारा टाइम बच जाता है कि वो दूसरे उस पर जाएंगे फिर वापस, यू नो। हाँ, तो इसको बना लो पहले जल्दी से, इतना चीज़ ये दो कंडीशन है, एक कि यूनिफॉर्म मटेरियल से बनी है, दूसरी हेट्रोजीनियस। सरफेस वेव जो है, सरफेस पर जब चलती हैं तो उनके दो पैटर्न हैं, एक पैटर्न को लव वेव का, एक को दूसरे को रेलिक का, है ना? बना लिया डायग्राम ये? चलिए, अब जो है बेसिकली अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज को पता करने के लिए हमने पूरी अर्थ पे लगभग 700 से भी ज्यादा सेस्मिक स्टेशंस का डेटा लिया। सेस्मिक स्टेशंस का मतलब क्या हुआ, जहां पे भूकंप को नोट किया जाता है, जहां पे भूकंप आया नहीं, जहां भूकंप को नोट किया जाता है। जैसा मान लीजिए कि भगवान न करे किसी आसपास के, यहाँ का तो कतई नहीं बोलूँगा, और दूसरा एक मेरे साथ ये भी पता नहीं क्या वो है, एक डीमेरिट कह लो, कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा भूकंप का चैप्टर पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, एक दो दिन के अंदर ही आसपास के किसी रीजन में खबर मिल जाती है भूकंप की। इसी सेंटर के बच्चे जानते हैं इस बात को कि एक बार मैंने उनको यही बोला और उसके दो दिन बाद यहाँ पे तुर्की में अर्थक्वेक आ गया था, ठीक है? कहीं ना कहीं आ ही जाता एकदम ही। और मतलब मैंने जैसे महाराष्ट्र में पढ़ाया, पुणे में पढ़ाया, तो वहाँ पे भी जो है बच्चों ने कहा कि अरे सर आ गया, ठीक है? तो खैर, तो 700 सेस्मिक स्टेशन, यानी जहाँ पे सेस्मोग्राफ रखा होता है, जहाँ पे इनकी नोटिंग की जाती है, तो वहाँ से डेटा उठाया है हमने, और इसके बेसिस पे हमने क्या करा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो है ऑब्वियस सी चीज़ है कि जो सेंसिटिव एरियाज ज़्यादा होंगे, जो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होंगे, वहाँ तो ऑब्वियसली बहुत एडवांस्ड होंगे, ठीक है ना? एनीवेज, जैसे मान लीजिए कि हमने एक रेफरेंस लिया कि इस पॉइंट पे, इस फोकस पे कोई अर्थक्वेक आया, तो जब इस पॉइंट पे कोई अर्थक्वेक आया तो यहाँ से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो अर्थ में अंदर कहाँ तक गई हैं। बात को समझना थोड़ा सा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो तरंगे निकली है वो अर्थ में अंदर कहाँ तक गई है, इस चीज़ का ही हमने जो एनालिसिस किया, इसका ही विश्लेषण किया हमने, और इसी के लिए हमने 700 से ज़्यादा स्टेशंस का डेटा लिया कि यहाँ पे मान लो सन 1900 में, मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ,
कि कोई भूकंप आया था, तो इस भूकंप से निकलने वाली तरंगें कहाँ कहाँ तक पहुंची थी और वो किस पैटर्न पे, किस प्रारूप में पहुंची थी। इतनी बात समझ में कि नहीं? कहीं पे भी फंसोगे थोड़ा सा भी, लगता है कि सर ये टर्म या ये वर्ड नहीं समझ में आया या कोई भी चीज़ है, तो वो सिंपली अपना हाथ खड़ा कर देना, मैं एकदम बता दूंगा आपको इसमें, ठीक है। अब देखिए, इस पॉइंट को हमने माना 0 पॉइंट, जहां से भूकंप की शुरुआत हुई। इसको क्या माना हमने? 0 पॉइंट। अब इस 0 पॉइंट से, 0 डिग्री पॉइंट से हम क्या देख रहे हैं कि लगभग 103 डिग्री तक हमें प्राथमिक तरंग, और द्वितीयक तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स, ये दोनों रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों ही हमने यहां पर रिकॉर्ड कर ली। कहां तक? 103 डिग्री तक। ये स्केल है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 103 डिग्री तक आते आते कितना किया हमने? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव दोनों हमें रिसीव हुई हैं, पी एंड एस वेव। यहां तक कोई डाउट? इसके बाद जहां 104 डिग्री पे ही हमें अगली तरंग मिलनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। अब इसके बाद गैप आता लंबा, और 143 डिग्री पे, 143 डिग्री के एंगल पे हमें जो है सिर्फ रिसीव होती है कौन सी वेव्स? प्राइमरी वेव्स। सिर्फ प्राइमरी वेव्स यहां पर रिसीव हो रही हैं, और जो प्राइमरी वेव्स हैं ये भी सीधी तरह से नहीं आ रही हैं, बहुत ज्यादा घुमावदार कंडीशन में आ रही है, बहुत ज्यादा बेंड होके आ रही हैं, ठीक है। ये प्राइमरी वेव्स भी सीधी नहीं आके काफी ज्यादा बेंड होके आ रही हैं। अब प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव में एक अंतर है। जो सेकेंडरी वेव है, पहले प्राइमरी वेव का एग्जांपल लेते हैं। जो प्राइमरी वेव है ये सभी अर्थक्वेक वेव्स में सबसे फास्टेस्ट है, सबसे तेज चलती हैं ये। और इनकी दूसरी खासियत ये है कि ये सॉलिड मीडियम और लिक्विड मीडियम दोनों से गुजर सकती हैं ये। कौन सी वेव? प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। लेकिन जो सेकेंडरी वेव है, सेकेंडरी वेव के साथ एक लिमिटेशन है, एक चुनौती ये रहती है कि एक तो प्राइमरी वेव की तुलना में इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो आधी है, और साथ के साथ ये जो वेव है ये केवल सॉलिड मीडियम से पास हो सकती है, लिक्विड मीडियम से बिल्कुल पास नहीं हो सकती है। कौन सी? सेकेंडरी वेव। अब अगर हम कह रहे हैं कि 143 डिग्री के एंगल तक हमें सिर्फ सेकेंडरी वेव प्राप्त हुई, मतलब सेकेंडरी वेव सिर्फ यहीं तक प्राप्त हुई है 143 डिग्री एंगल तक, उसके आगे सेकेंडरी वेव प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आगे मीडियम चेंज हुआ होगा, क्योंकि सॉलिड मीडियम में तो गुजर सकती है ये, तो कौन से मीडियम में नहीं गुजर सकती है? लिक्विड मीडियम में नहीं गुजर सकती। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हुई कि अंदर, पृथ्वी के अंदर कुछ तरल पदार्थ है, कुछ लिक्विड मीडियम है, जिसकी वजह से ये एस वेव्स जो है, सेकेंडरी वेव्स जो है, ये आगे नहीं मूव कर पाई। इसके बाद जो हमारी पी वेव है, जहां इनको एकदम सीधी तरीके से आ जाना चाहिए था, ये बहुत ज्यादा घुमाव कंडीशन में आई है, बहुत ज्यादा कटाव के साथ आई है। कोई तरंग अपने सीधे रास्ते से ना होकर अगर घुमावदार रास्ते से जा रही है, इसका मतलब क्या है कि अंदर जो माध्यम है, अंदर जो मीडियम है वो यूनिफॉर्म है या चेंज हो रहा है? मीडियम चेंज हो रहा है। तो इससे समझ में आया कि अंदर सिर्फ लिक्विड मीडियम नहीं है, हो सकता है लिक्विड मीडियम के बाद भी दोबारा से कोई और चीज है। इस डेटा को जब बहुत डिटेल में एनालिसिस किया गया तो फाइनल जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि हमारी जो अर्थ है इसको बेसिकली हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे बाहरी लेयर है उसको बोलेंगे क्रस्ट या भूपरपट्टी, और ये सॉलिड कंडीशन में है, ये सॉलिड कंडीशन में है,
और ये मुख्यतः बनी हुई है सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से। कौन सी लेयर? क्रस्ट की बात कर रहे हैं। इसकी जो औसत डेंसिटी है, इसका जो औसत घनत्व है, इसकी जो एवरेज डेंसिटी है, वो है लगभग 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी एवरेज डेंसिटी है। इतनी बात समझ में कि नहीं? सब कुछ चीज है। इसी तरीके से हमारी अर्थ के केंद्र में सबसे ज्यादा डेंस मटेरियल वाला पदार्थ है, क्योंकि आपको याद होगा हमने कल बात करी थी कि जब पृथ्वी पिघली हुई अवस्था में थी, जब हमारी अर्थ एक मोल्टन स्टेट में थी, तो डिफ्रेंशिएशन की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें जो हैवी मेटल्स थे वो सेंटर पे जाके सेटल हो गए थे, और जो लाइटर मेटल थे, जो हल्की धातु थी, सारी बाहर की तरफ आ गई थी। याद है कि नहीं याद? तो क्योंकि सबसे हैवी मेटल्स केंद्र में गए हैं, तो सीधी सी बात है सबसे केंद्र में सबसे ज़्यादा भारी, सबसे हैवी डेंसिटी वाला पदार्थ होगा। और क्योंकि जो तरंगे थी इनका भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, उसका निष्कर्ष निकला कि इस तरल पदार्थ के बाद पृथ्वी के बीच में कोई बहुत ही हैवी, बहुत ही भारी धातु वाली ठोस अवस्था की कोई स्ट्रक्चर है। इसको नाम दिया गया कोर। इसको नाम दिया गया कोर। और इस कोर की जो औसत डेंसिटी है वो है लगभग 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस क्रस्ट और कोर के बीच में ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल दिखाता है मेंटल को। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे मेंटल। और ये क्योंकि लिक्विड अवस्था में है, ये बना हुआ मुख्यतः किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से। इसकी औसत डेंसिटी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी मेंटल की 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कोर की कितनी थी? 15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और कोर किससे बना होता? सबसे हैवी धातु से, निकिल और फेरस, यानी लोहे से और निकिल से बना हुआ था ये। तो निफे नाम दे दिया इसको हमने, निकिल प्लस फेरस। इतनी चीज सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है चीजें? ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से हमें एक जनरल आइडिया लग पाया कि जो हमारी पृथ्वी है ये पूरी तरह से एक यूनिफॉर्म मटेरियल, यूनिफॉर्म मीडियम से नहीं बनी हुई है, बल्कि इसके अंदर जो माध्यम है, जो मीडियम है, उनमें बदलाव हो रहे हैं। जो पदार्थ है वो अलग अलग पदार्थों से परतें बनी हुई हैं। ये हर परत की अपनी कुछ विशेषता है। इतनी बात समझ में है कि नहीं सबको? तो ये जो है बेसिकली, ये बना ली सबने ये? एक मिनट। तो फाइनली इन तरंगों के आधार पे हमने इस डायग्राम को कुछ ऐसे देखा कि 103 डिग्री तक प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों आ रही हैं। उसके बाद नीले वाली जो प्राइमरी वेव आप देखोगे, पहले इधर आई, माध्यम चेंज हुआ, फिर रास्ता चेंज किया इसने, फिर माध्यम चेंज हुआ, फिर रास्ता बदल गया इसका। तो जहां इसका पहुंचना चाहिए था इस पॉइंट पे 104 डिग्री पे, ये पहुंच रही है 142 डिग्री पे। इसलिए ये वाला जो बीच का हिस्सा है, ये वाला जो बीच का हिस्सा है जहां पे तरंगे रिसीव नहीं हुई थी, इसको बोलते हैं हम शैडो जोन। इसको क्या बोलेंगे? शैडो जोन या छाया क्षेत्र। ये शैडो जोन होगा या
छाया क्षेत्र बोलेंगे इसको। यहाँ बात सुनिए कि नहीं चीज सबको ये ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारी एस वेव है वो हमें कहां तक मिली है, 103 डिग्री तक। कहां तक मिली है, 103 डिग्री तक रिसीव हुई है। इसके आगे हमें कोई भी एस वेव नहीं मिली है। इससे इसके आगे का जितना क्षेत्र है उसको हम कह सकते हैं कि एस वेव का शैडो क्षेत्र कितना है, 103 डिग्री के आगे जितना भी क्षेत्र है वो एस वेव का यानी सेकेंडरी वेव का शैडो रीजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सब कुछ ईजी है। आपका क्वेश्चन था कुछ समझ में आ गया चीज, ठीक है। हाँ और कोई, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो मेजोरिटी में कैंडिडेट्स गलती करते हैं वो इनको लैटिट्यूड्स मान लेते हैं, अक्षांश मान लेते हैं। आप में से कोई ऐसा सोचा था ये लैटिट्यूड्स है? हाँ कैसे, मतलब कैसे, ये एक ग्राफ है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने अर्थ के अंदर गए थे हम, वो कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सब जियोलॉजी का पार्ट हो जाता है, उसका हमारा उसका लेना देना नहीं उस चीज़ से। हमें हमें मेन चीज़ है कि किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया था, क्या मेथड यूज़ किए थे, क्या कैलकुलेशन यूज़ किए थे। और ये एक दिन दो दिन में काम नहीं किया होगा, इन्होंने सालों लगाए थे इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक तरह से समझ लो ग्राफ है, जहाँ पे ये 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, तो ये आ गया 103 डिग्री, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आ गई ये 180 डिग्री। तो आप सिंपल देखो यहाँ से शुरू करें तो एक ग्राफ है, ये 180 डिग्री यहाँ तक आ रहा है। ये किसमें क्यों नहीं हो रहा है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वेव सीधी नहीं जा रही है, ये इमेजिनरी उससे दिखा रहे हैं कि ये एंगल यहाँ तक का 180 डिग्री तक का, यानी 10 डिग्री 1 डिग्री 103 142 और 180 डिग्री पे आके खत्म हो रहा है। यानी हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है और उसको दो हिस्सों में दिखाने के लिए, ऐसे वर्टिकल वे में। यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है चीज़ ये, ठीक है। लाउडर प्लीज। ये वाला जो रीजन है पी एंड एस वेव दोनों का हो गया, और सिर्फ एस वेव का अगर मैं बोलूंगा तो ये हम कह सकते हैं ना कि एस वेव का शैडो जोन का मतलब क्या है, जहां पे वेव रिसीव नहीं हुई। शैडो जोन का मतलब क्या है, जहां पे एस वेव रिसीव नहीं हुई। एस वेव कहां से रिसीव नहीं हुई हमें, 103 डिग्री से। तो 103 डिग्री से आगे जितना भी ये एरिया है इसको मैं कह सकता हूं कि ये एस वेव का शैडो जोन है ना। लेकिन अगर पी वेव की बात करूंगा तो पी वेव हमें जो है यहां मिल रही है, तो पी और एस वेव या सिंपल पी वेव का जो शैडो जोन है वो कहां तक है, इस 0 इतने डिग्री तक बीच में। पेपर में कंफ्यूज करेगा वो ऐसे स्टेटमेंट लिख के, इसलिए क्लैरिटी रखो ये कि पी एंड एस वेव का शैडो जोन या पी वेव का शैडो जोन हो गया 103 डिग्री से 143 डिग्री। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना, कुछ इंटरनेट पे से निकाल के जो लोगों ने बुक्स बनाई हैं छापी हैं उन्होंने लिखा 105 डिग्री से 145 डिग्री। और जो पुरानी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे सविंदर सिंह की बुक हो गई, प्रोफेसर माजिद हुसैन की बुक हो गई, इसमें लिखा 103 डिग्री से 143 डिग्री। आपको ध्यान देना है 40 डिग्री का अंतर है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो 40 डिग्री का अंतर आ रहा है तो ठीक है उस हिसाब से। तो 103 डिग्री भी कहीं पे लिखा है तो भी ठीक है, 105 लिखा है तो भी ठीक है, इनफैक्ट 102 डिग्री और 142 डिग्री अगर लिखा है तो भी ठीक है, 40 डिग्री का अंतर आना चाहिए बेसिकली। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सब कुछ ईजी है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? सो बेसिकली इस पूरे डायग्राम से हमने समझा कि हमारी जो अर्थ है ये 3 लेयर में डिवाइड हो गई है, ठीक है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। अभी आते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ है, तो अब हमने फाइनली जो इसके स्ट्रक्चर्स देखे वो कैसे दिखे हमें, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे सेंटर पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये है कोर।
ध्यान रखना जो कोर है बेसिकली वो कोर भी दो पार्ट से डिवाइडेड है। एक है ये इनर कोर और ये है आउटर कोर है। ये समझ में कि नहीं है? ये इनर कोर है, दूसरा आउटर कोर है। इसी प्रकार से ये वाला जो पार्ट है ये है मेंटल। मेंटल का जो आंतरिक भाग है आप देखोगे ज़्यादा रेडिश कलर का दिखाई दे रहा होगा ये, और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा कम रेडिश दिखाई दे रहा है। यानी ये इस बात को शो कर रहा है कि जो इंटरनल पार्ट है मेंटल का ये ज़्यादा हीटेड है, ज़्यादा गर्म है, और ऊपर वाला पार्ट कंपैरेटिवली कम गर्म है। तो तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के बेसिस पे ये लोअर मेंटल और अपर मेंटल बन गया। इसी तरीके से जो हमारी क्रस्ट है, ये क्रस्ट भी बेसिकली दो पार्ट से डिवाइडेड है। ये है इनर क्रस्ट, ये क्या है हमारी इनर क्रस्ट, इसके ऊपर का जितना पार्ट है वो आउटर क्रस्ट हो गया हमारा। तो कुल मिला के हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से जो है अलग अलग पार्ट्स पे यहाँ पे ये डिवाइड हो गई, इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल और क्रस्ट। यार बात समझ में आई सबको कि नहीं, चीज़ ये ठीक है। अब जो है बेसिकली जो इनर कोर है आप देखोगे यहाँ पर इसमें कुछ ये डिसकंटिन्यूटीज दिखाई दे रही हैं। एक मिनट रुको। ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, वो इस एनिमेशन में दिया हुआ है तो इसलिए इसको तो अभी नहीं पढ़ेंगे हम। लेकिन क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है ना। अब क्रस्ट मेंटल कोर में अगर आप देखेंगे तो क्रस्ट है और मेंटल है। अब एक क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब ये लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसको हिंदी में बोल रहे कि असंबद्धता। यानी हमने बोला कि जो क्रस्ट है वो सॉलिड स्टेट में था। कैसे स्थिति में था वो? सॉलिड स्टेट में था। मेंटल कैसा है? लिक्विड स्टेट में। तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा माध्यम होगा जो पूर्ण रूप से ना सॉलिड स्टेट में होगा ना पूर्ण रूप से लिक्विड स्टेट में होगा। इनके बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। तो ऐसे संक्रमण क्षेत्र को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं इसको हम? डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम दिया गया है मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। ये किसके बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में है ये। इसी प्रकार से मेंटल लिक्विड स्टेट में है और जो कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। इनके बीच में जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम दिया हमने गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया इसको हमने? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटनबर्ग असंबद्धता। गुटनबर्ग व्यक्ति का नाम है, मोहरोविकिक भी व्यक्ति का ही नाम है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये हमारा है आउटर कोर और ये इनर कोर है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर है जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर है तो इनके बीच में जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको नाम दिया है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या नाम दिया इसको? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी नाम दिया है। इनर कोर जो है पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में है, ये पूर्ण रूप से सॉलिड अवस्था में है। लेकिन जो आउटर कोर है ये सॉफ्ट सॉलिड है। दोनों मंत्र समझो क्या है, प्लास्टिक फॉर्म में है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक पीस लोहे का है और एक पीस प्लास्टिक का है। ये दोनों किस माध्यम से बिलोंग करते हैं? ये तरल अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में, सॉलिड मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, ये दोनों सॉलिड मीडियम में। लेकिन आयरन पीस में और प्लास्टिक पीस में दोनों हार्ड कौन सा है? आयरन। सॉफ्ट कौन सा है? प्लास्टिक। बिल्कुल वही कंडीशन है यहाँ पे। इनर कोर एकदम कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में है, ये कंप्लीटली सॉलिड स्टेट में है। आउटर कोर जो है वो प्लास्टिक फॉर्म में है। तो अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक है ना, अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो ऐसी कंडीशन में
ये लगातार जो है इनर कोर जो है, आउटर कोर जो है वो इनर कोर के ऊपर इस तरह से घूम रहा है। और मेरी बात क्लियर है, क्योंकि आउटर कोर कैसा है, प्लास्टिक फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, तो ये इनर कोर के ऊपर लगातार इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, जिगजैग सरफेस है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन से बेसिकली क्या होगा, हीट जनरेट होगी। अगर आप हाथ को ऐसे रब करोगे जोर से, और फ्रिक्शन के से क्या होगा, हीट जनरेट होगी, हाथ गर्म हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे क्या हो रहा है, जब आउटर कोर इनर कोर के ऊपर घूम रहा है ऐसे, वैसी कंडीशन में क्या होगा, हीट जनरेट होगी काफ़ी ज़्यादा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सब कुछ ईजी है। ठीक है, अब जो है इनर कोर आउटर कोर के बीच में है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार से कोर और मेंटल के बीच में है कौन सी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। इसी प्रकार से मेंटल और क्रस्ट के बीच में कौन सी थी, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी। अब जब हम कह रहे हैं कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में भी कोई किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी, तभी तो इसको विभाजित कर रहे हैं ना हम। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं हम रैपिटी। क्या बोलते हैं इसको, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और इसी प्रकार से ये हमारी क्रस्ट है जो आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट में डिवाइडेड है, तो इनके बीच की जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसको बोलेंगे हम कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। अगर आप सीक्वेंस देखोगे डिसकंटिन्यूटीज का, असंबद्धता ऊपर से लेकर नीचे तक की गहराई में, तो कैसे है, सबसे पहले कॉनरैड, फिर मोहरोविकिक, रैपिटी, गुटनबर्ग, लेमैन। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सब कुछ ईजी है। अब ये डिसकंटिन्यूटीज पे क्वेश्चन बना के दे देगा। एक तरफ लिखेगा डिसकंटिन्यूटी का नाम, और उसके सामने लिखेगा किसके बीच में पाई जाती है। जैसे लिख देगा कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, और सामने पेयर बना देगा कि कोर और मेंटल के बीच में लोकेटेड है। तो ये पेयर सही होगा गलत होगा, गलत हो जाएगा पेयर ये। इसी तरीके से मान लो दे कैन गिव क्वेश्चन की कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलती है। एक तरफ डिसकंटिन्यूटी का नाम लिखा, सामने लिख दिया क्रस्ट और मेंटल, तो वो पेयर करेक्ट है इनकरेक्ट है, करेक्ट है इनकरेक्ट है, एनर्जी नहीं लग रही तुम लोगों में बिल्कुल भी जैसी। अरे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। देखो आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम पूरे हफ्ते पढ़ाई करते हो, एंड सीरियसली बता रहा हूँ मैं, ये बस यहीं पे मैंने तुम्हें देखा है तुम बच्चों को कि तुम्हारे अंदर इतना कमिटमेंट है पढ़ने का। खैर एनीवेज, तो ये तुम्हारे अंदर ये कमिटमेंट है, बहुत अच्छी बात है ये, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा एनर्जी के साथ बैठो, क्योंकि ये होता है कि इंसान में एनर्जी लेवल मंडे से शुरू हुआ और फिर संडे तक आते जाते ऐसे ग्राफ नीचे आ रहा है। नहीं, तुम्हारे केस में ग्राफ नीचे नहीं रहना चाहिए, प्लेटू रहना चाहिए, या फिर राइजिंग ग्राफ होना चाहिए। समझ कि नहीं, सब कुछ चीज़ है। खैर, अब ये डिसकंटिन्यूटीज को एक करेक्ट सीक्वेंस में याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल सा हमारे पास मंत्र है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल राबड़ी देवी कहाँ पे है, कहाँ से बिलोंग करती है, बिहार से। हस्बैंड का नाम क्या है इनके, लालू। ये दोनों किस पोस्ट पे थे, सीएम, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल लिखना है सीएम राबड़ी गॉट लालू, सीएम राबड़ी गॉट लालू। तो सी फॉर कॉनरेड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रैपिटी, जी फॉर गुटेनबर्ग, एल फॉर लेहमैन। अब याद हो जाएगा। तो सीएम राबड़ी गॉट लालू। तो मैं आगे बात कि नहीं, ये सब कुछ ईजी है। अब जो है इतना करने के बाद अब इस टॉपिक में हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं। ठीक है, अब तो कई सोचेंगे अरे इससे भी ज़्यादा गहराई में क्या जाएंगे अभी, है ना। तो इस टॉपिक में थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं।
हमने इसी अर्थ के, जैसे कि गोलाकार शेप में, ये राउंड शेप में है, तो हमने एक स्लाइस निकाला इसका, जैसे पिज्ज़ा का स्लाइस निकालते हैं ना, तो बिल्कुल हमें ऐसे एक स्लाइस निकाला इसका। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। तो हमने एक स्लाइस निकाला ये। अब इसमें हमने देखा कि सबसे ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट। इसकी थिकनेस लिखी है कि क्रस्ट कितनी इसकी थिकनेस है, क्या है। क्रस्ट के जस्ट नीचे और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, वहां पे ये जेल जैसा मटेरियल है ये, इसलिए इसको हमने मेंटल को दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर दिया। तो ये जो जेल लाइक का जो मटेरियल है मेंटल का ऊपरी भाग में, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं इसको हम? एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं इसको। और इसी के ऊपर ये जो सतह है हमारी, जो क्रस्ट है, जो भूपर पट्टी है, ये टूटी हुई कई सारे भागों में, और इसी के ऊपर ये मूव करती रहती है ये। फिर इसके बाद आता है मेंटल पूरा, और ये मेंटल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये पार्ट था पूरा आउटर मेंटल, ये था इनर मेंटल। ऐसे कोर हो गया, आउटर कोर, इनर कोर। ठीक है। और फिर इसके बाद हमने देखी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज, जो मैंने आपको बता दी था, सीएम, राबड़ी, गॉट, लालू। ठीक है, यहां तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि जो हमारा इनर कोर है, इस इनर कोर के अंदर भी एक और कोर है। ठीक है, अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जो ये दावा कर रही है कि इस इनर कोर के अंदर भी एक दूसरा कोर है। इनर मोस्ट कोर बोल दिया उसको अब। ठीक है, उसको क्या बोल दिया? इनर मोस्ट कोर। तो क्योंकि अभी ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज में है, इसको सिलेबस में आते आते ऐड होते होते टाइम लगेगा, लेकिन यूपीएससी इज समथिंग जिसका कोई सिलेबस नहीं होता। यूपीएससी का सिलेबस मन का वहम है एक तरीके से। उसने कह दिया जब इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ा है और तुम्हें एक जागरूक सिटीजन हो, जिस तुम्हें कोई स्पेशल स्टडी करने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इनर कोर के अंदर हाल ही में एक दूसरे कोर की खोज हुई है, इनर मोस्ट कोर बोलते हैं। जो लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे रेगुलर बेसिस पे, वो इस खबर से वाकिफ होंगे अच्छे से। ठीक है जी। दूसरी चीज, क्योंकि आउटर कोर इनर कोर के ऊपर लगातार एक तरह का घर्षण कर रहा है, एक तरह की रबिंग कर रहा है घूमने से, तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने के साथ साथ यहाँ पे जो मेटेलिक पार्टिकल्स है, कुछ पूछना है तुम्हें? जो मेटेलिक पार्टिकल्स है वो भी चार्ज हो जाते हैं। ये एक डायनामो की तरह काम करते हैं। डायनामो पता है, साइंस में पढ़ा होगा तुमने 10th क्लास तक के उसमें। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये इनर कोर आउटर कोर, तो ये इसके ऊपर रब कर रहा है, तो इस रबिंग से क्या होगा, जो कण है वो चार्ज हो जाएंगे। वो कण क्या होंगे? चार्ज हो जाएंगे। चार्ज हो जाएंगे तो इससे जनरेट होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इससे क्या जनरेट होगा? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी अर्थ का, ये बहुत ही काम की चीज़ है हमारे लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड अगर जो है ख़त्म हो गया, या ऐसा कोई भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो कई तरह की चैलेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगी। पहली चीज़, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ का है, चुंबकीय क्षेत्र हमारी अर्थ का, ये बेसिकली हमें बचाता है सूर्य की तरफ से आने वाले जो बहुत ही उच्च मात्रा के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उसको सोलर विंड कहते हैं, सौर पवन कहते हैं। तो सूरज की तरफ से बहुत उच्च ऊर्जा वाली किरणें आती हैं, उनको सौर पवन कहते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। अगर ये हम तक पहुंच गई तो बहुत ज़्यादा तबाही मचा देंगी, लेकिन उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा यही मैग्नेटिक फील्ड। साथ के साथ कई सारे पक्षियों को भी इसकी हेल्प मिलती है दिशा को निर्धारित करने में। और यही नहीं, कई सारे उपकरण भी होते हैं जो इसी मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जो है वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं इसमें। इसलिए मैंने तुम्हें बोला, जो मूवी थी जो बताई थी, द कोर मूवी, उसको देखना, यूट्यूब पे भी है वो। ठीक है ना, यूट्यूब पे भी है। तो उसमें ये दिखाया कि सबसे पहले वो कैसे उन्हें पता चलता है। तो पता चलता है कि अमेरिका में एक जगह पे एक पर्टिकुलर समय पे अचानक से
एग्जैक्ट उसी घड़ी टाइम पे कि 11:01 हो रहा है, 11:02 हो रहे हैं, एग्जैक्टली उसी टाइम पे 5-6 लोग एकदम हार्ट अटैक आके मर जाते हैं एकदम अचानक से। और उसमें एक जो व्यक्ति था वो बहुत ही बड़ा सीईओ था, एलन मस्क टाइप का, प्रेजेंटेशन दे रहा वहीं के वहीं अचानक से मर गया। तो सीरियस सी बात है, इतने बड़े डिग्निटरीज मरे, एक स्कूल बस का ड्राइवर मरा। तो पूछा लोगों ने, मतलब सर्च करा टीम ने कि क्या हुआ ये, तो पता चला एक सेम टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे इन सभी के हार्ट में पेस मेकर लगा हुआ था। इनका पेस मेकर काम करना बंद कर दिया एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे। और उसके बाद जो है वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे पक्षी थे जो एकदम रास्ता भटक गए, जा रहे थे सीधा कहीं, वो एकदम बिल्डिंगों से टकराने लग गए, रेस्टोरेंट में टकराने लग गए, उससे प्लेन भी शायद कुछ क्रैश हो रहा, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, क्योंकि रास्ता अचानक से भटक गए, तो उस कंडीशन में ये और ज़्यादा एक सबका जो है अलार्म रेज हुआ कि हुआ क्या ये। तो वहाँ पे जब उन्होंने जो है सर्च किया इनकी टीम ने, तो उसे पता चला कि पृथ्वी के अंदर जो कोर है उसकी रोटेशन की जो स्पीड है कम हो गई, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है। और धीरे धीरे ये कोर अगर घूमना बंद हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र बंद हो जाएगा। वो लॉजिकल बात है पूरी पूरी, डायनेमो जैसे वर्क करता है ना कि मैग्नेटिज्म कैसे डेवलप होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे। तो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डेवलप होता है जब ये आउटर कोर इनर कोर के ऊपर लगातार घूम रहा है। इसी से अंदर से बहुत सारी ऊष्मा, बहुत सारी हीट भी जनरेट होगी। इतनी बात समझ में आया कि नहीं, सब कुछ चीज़ें नहीं हुआ क्लियर, पक्का? हाँ, तो हीट जनरेट होगी पृथ्वी के अंदर से, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसका डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। इनर कोर और इनर मोस्ट कोर तो मैं बता दिया मैंने कि क्या होता है। अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है, मैंने शुरुआत में बोला कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी के अंदर, बताया था? वो पिछले वाले स्लाइड पे उसके, तो मैंने बोला था कि जैसे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है पर 1 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे गए तो कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर पे 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। और अर्थ की आपने वो तो देखी ली कि रेडियस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये है ना, गहराई तक आप देखोगे यहाँ पर तो 6378 किलोमीटर ये केंद्र पॉइंट है यहाँ पे ये। तो इतनी गहराई तक जाएंगे तो टेम्परेचर तो बहुत बढ़ेगा, और इतना हाई टेम्परेचर होने पर तो कोई भी चीज़ ठोस अवस्था में रह ही नहीं पाएगी। तो अगर हम कह रहे हैं कि जो इनर कोर है वो एकदम ही सख्त ठोस अवस्था में है, तो इतने उच्च तापमान होने के बावजूद भी ये इतना सॉलिड स्टेट में क्यों है? ये सर पिघल जाना चाहिए था, ये पिघला क्यों नहीं है? और कोई ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया मेरा, क्या बोला मैंने कि पृथ्वी के अंदर तापमान गहराई पे जाने में बहुत बढ़ता है, और 100 किलोमीटर गहराई पे जाएंगे तो तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 1000 किलोमीटर पर जाएंगे तो पता नहीं कितने लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में तो ये कोई भी सॉलिड चीज़ सॉलिड स्टेट में रहनी नहीं चाहिए, वो तो पिघल जानी चाहिए, मेल्ट हो जानी चाहिए। तो क्यों नहीं मेल्ट हुई है? आपका साइंस बैकग्राउंड है, ओके। और प्रेशर की वजह से, और कोई सन पे क्या फिनोमेना काम करता है? फ्यूजन और फिजन का, चलो और कोई लॉजिक? ठीक है, लॉजिक लगाने हैं इसमें, हमें लॉजिक तो लगाने चाहिए। और कोई लॉजिक है तो बताइए। हम्म वेल जितने लोगों ने प्रेशर बोला वो सही बोला, ठीक है ना। इसको सिंपल डायग्राम से समझते हैं। कोई कोई सॉलिड बॉडी जो है, कोई ठोस ऑब्जेक्ट, ठोस कब होगा, जब इसके जो मॉलिक्यूल्स है ये सारे के सारे एक दूसरे से बहुत पास होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, है कि नहीं? लिक्विड कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। गैस में कब कन्वर्ट होगा, जब मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा दूर दूर चले जाएंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यही होगा ना। अब मान लो
कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो ठोस अवस्था में है, और इस ऑब्जेक्ट को हम चारों डायरेक्शन से किसी कंप्रेसर मशीन के द्वारा इस पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे एक तरफ तो मैं इसको हीट करे जा रहा हूं बहुत ज़्यादा कि हीट और इसके मॉलिक्यूल लूज हो जाए, दूर चले जाएं, लेकिन दूसरी तरफ मैंने इसको चारों तरफ से इस पर दबाव बना रखा है बहुत ज़्यादा। अब मैं इसको कितना भी ज़्यादा हीट कर लूँ, कितना भी ज़्यादा हीट कर लूँ, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लूज नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से इस पर जो है हमने दबाव लगा रखा है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। फाइनली इस पृथ्वी का जितना भी भार है वो दबाव किधर लगा रहा है? इस सेंटर पे लगा रहा है। तो नतीजा क्या हुआ? ये जो कोर है वो अपने इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में ही रह जाते हैं, मतलब एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रह जाते हैं और दूर मूव नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई सब कुछ चीज़ ये? तो बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्रेशर डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर, जो कोर है, जो इनर कोर है, वो अपनी सॉलिड स्टेट को मेंटेन कर पा रहा है। देखिए, वो पहली चीज़ क्या है कि प्योर साइंस, प्योर फिजिक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, ठीक है? इसलिए मैं इसको किसी कैलकुलेशन से दिखा सकता था, लेकिन आप ये समझिए कि क्लास में आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी बैठे होंगे, कॉमर्स वाले भी बैठे होंगे, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बेचारों ने रो रो के साइंस वगैरह से पीछा छुड़ाया होगा 10वीं के बाद अपनी, है ना? तो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट कि हम फार्मूला लगाएं और ऐसे कुछ कैलकुलेशन दिखाएं, कुछ करें। ये बहुत सिंपल वे में हमें समझना है कि प्रेशर, पूरी अर्थ का जो मास का प्रेशर है वो सेंटर पर लग रहा है चारों ओर से, जिसकी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर नहीं जा पा रहे हैं। क्या देखिए, यहाँ प्रेशर कम नहीं हो रहा है ना, ये एक्सेप्ट, मैंने वही बोला, इसलिए प्योर साइंस नहीं लगा सकते यहाँ पे। और ये इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मैं आगे भी यूज़ करूँगा, जैसे मैं भी बोलूँगा प्रेशर, टेम्परेचर, लेकिन ये सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, ये लैब वाली चीज़ नहीं होंगी। लैब में चीज़ें हम कांस्टेंट रख सकते हैं, पृथ्वी के कंटेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें कांस्टेंट नहीं होती हैं, डायनेमिज्म होता है। जैसे हमने डायग्राम दिखा रहे हैं कि एकदम परफेक्ट सर्कल शेप है, तो क्या जो हमारी अर्थ परफेक्ट सर्कल में है? नहीं है। ये परतें मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम परफेक्ट लाइनिंग दिख रही है ये, लेकिन एक्चुअली परफेक्ट नहीं है ये कैसी हो सकती है? हमारी जो क्रस्ट होगी ये कहीं पे, हमारी जो क्रस्ट भी होगी ये कहीं पे बहुत पतली होगी और कहीं पर अचानक से बहुत मोटी हो जाएगी। तो ये औसतन हम बोलते हैं इसको, ठीक है? बोला ना, एवरेज डेंसिटी 2.67 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो क्रस्ट है ये कहीं पे बहुत पतली होगी, कहीं पे बहुत मोटी होगी। लेकिन डायग्राम के पर्पज से एक सिंपल वे में स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए, उसके लिए हम एक यूनिफॉर्मिटी के साथ डायग्राम बनाते हैं। वैसा डायग्राम बनाओ तो आप कहोगे अरे सर को तो डायग्राम बनाना नहीं आता, इनसे तो एक अर्थ का डायग्राम नहीं बनना अंदर से। तो हमारी सतह कहीं पे बहुत मोटी है, कहीं पे बहुत पतली है, ये समझने के पर्पज से है चीज़। तो कांस्टेंट नहीं रख सकते सारी चीज़ यहाँ पर, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में सब चीज़ें कांस्टेंट होंगी। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब लिखना स्टार्ट कर देते हैं फिर।